डेटिव बॉन्डिंग के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, कौन सा वाला? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है नहीं, इट इज ऑल्सो नोन एज, अंडरलाइन द वर्ड डेटिव बॉन्डिंग और उसके नीचे लिखिए इट इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। अच्छा यू नो इस लफ्ज के अंदर मतलब जो मैंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग लिखी है, कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर? 3 वर्ड्स हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज 3 वर्ड्स? के उल्टा चलता हूं, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? बॉन्डिंग किसको कहते हैं सर? किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ज्यादातर केमिस्ट्री में कौन सी नेचर की फोर्स चल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स चल रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दीजिए, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दीजिए। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है। कोवेलेंट के लफ्ज में अगर आपने मुझे कोवेलेंट का वर्ड एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज मीन बाय कोवेलेंट? या तो मतलब है सेम वैलेंसी, या कोवेलेंट का मतलब क्या है? सेम वैलेंसी है। या कोवेलेंट का जब भी वर्ड आता है तो एक और चीज भी दिमाग में आती है, कौन सी वाली? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन सी? सेम वैलेंसी लिख दें या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए। बॉन्डिंग का मतलब भी पता है हमें, कोवेलेंट का मतलब भी पता है हमें, लेकिन जो लफ्ज लिख दिया ना कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट का लफ्ज कहां से आया है? ये लफ्ज कहां पढ़ते हैं भाई? ये तो मैथ्स का लफ्ज है। किसका लफ्ज है ये? मैथ्स का वर्ड है। मैथ्स में कहां पढ़ते हैं इसको? ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री में नहीं, ग्राफ्स में पढ़ते हैं। ग्राफ्स के अंदर एक टॉपिक होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो कोऑर्डिनेट का वर्ड है, वहां भी किस चीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है? कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ही कुछ और होता है और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ही कुछ और होता है। लाइक एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल, क्या कहते हैं, एक्सिस या डायमेंशन के हिसाब से कोई पोजीशन या कोई वैल्यू, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वर्टिकल हिसाब से, वर्टिकल डायमेंशन के हिसाब से कोई पोजीशन या कोई वैल्यू। या हमने पढ़ा हुआ है एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई का मतलब होता है क्वांटिटी ऑन द, दोनों सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ग्राफ के ऊपर देखे ना, ग्राफ का पहले हो रहा था मैथ्स, फिर हुआ फिजिक्स, अब आ रहा है थोड़ा सा, उसको मैं केमिस्ट्री में कहीं इन्वॉल्व कर रहा हूं। मैथ्स में जो ग्राफ्स की इन्वॉल्वमेंट है वो एक्स कॉमा वाई की हद तक, लाइक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज की हद तक। जब उसको आप ग्राफ्स को फिजिक्स में उठा के लेके जाते हैं, वहां क्या होता है? वहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता, वहां टाइम एक्सिस होता है, या डिस्टेंस एक्सिस होता है, या स्पीड एक्सिस होता है, या एक्सेलरेशन एक्सिस होता है। और हम देखते हैं कि जी एक्स एक्सिस लाइक टाइम वाला एक्सिस के टाइम पे वैल्यूज, क्या टाइम की वैल्यूज होंगी, और डिस्टेंस वाले एक्सिस पर डिस्टेंस की वैल्यूज होंगी। या शायद हमने कहा था डिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इस तरह की भी कोई बात वहां पर होती है कि एक एक्सिस पर वन ऑफ द क्वांटिटी, दूसरे एक्सिस पर दूसरी क्वांटिटी। खैर बहरहाल, ये जो मैं एक एक्सिस पर एक क्वांटिटी, दूसरे एक्सिस पर दूसरी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, आई बिलीव कोऑर्डिनेट का वर्ड इस्तेमाल होता है एक वक्त में 2 क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं मैथ्स कहूंगा तो मैं कहूंगा जी एक वक्त में 2 वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिजिक्स कहूंगा तो कहूंगा एक वक्त में 2 क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर मैं केमिस्ट्री कहूं तो क्या कहूं? एक वक्त में 2 आइडियाज रिप्रेजेंट करने के लिए। कोऑर्डिनेट का वर्ड मैंने इस्तेमाल करना है एक वक्त में क्या करने के लिए? 2 डिफरेंट आइडियाज इस्तेमाल करने के लिए। अब वो 2 डिफरेंट आइडियाज क्या है? मिसाल के तौर पर ये लफ्ज कोऑर्डिनेट है, इसमें से अगर मैं क्या निकालूं, आप कहें सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा सर? उसमें 2 डिफरेंट एक्सिस होते थे, जिन पर क्या होता था? जिन पर 2 डिफरेंट क्वांटिटीज होती थी। और अब मैं क्या कर रहा हूं? अब अगर मैं कहूं जी मेरे पास 2 डिफरेंट
आइडियाज हैं। तो लो जी, वो क्या सिचुएशन हो रही है, जब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो डिफरेंट एक्सिस की बात करता हूं तो दिस इज प्योरली किसकी बात सर जी, दिस इज प्योरली मैथ्स की बात। अच्छा, अगर मैं दो डिफरेंट क्वांटिटीज का जिक्र करूं तो दिस इज फिजिक्स की बात, और अगर मैं दो डिफरेंट आइडियाज का जिक्र करूं तो प्लीज टेल मी दिस इज केमिस्ट्री की बात। अच्छा, क्या है दो डिफरेंट आइडियाज? वो आइडियाज ये हैं इससे पहले कि मैं डिफरेंट आइडियाज रिप्रेजेंट करूं, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में क्या पढ़ा, जिसके पीछे कुछ कोऑर्डिनेट नहीं लिखा होता? वहां क्या था? कोवेलेंसी होती है, सेम वैलेंसी होती है बॉन्डिंग एटम्स की। क्या होती है सेम वैलेंसी? क्या दोनों लूज करते हैं? नहीं। क्या दोनों गेन करते हैं? नहीं। दोनों क्या करते हैं? ये भी शेयर करता है, वो भी। तो हम कहते हैं दोनों की क्या होगी? अगर वैसे दोनों लूज करें तो क्या होगा? बोथ विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल नॉट बी बॉन्डेड टू ईच अदर। दोनों अगर गेन करें तो क्या होगा? बोथ विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एंड वंस अगेन क्या होगा? दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल नॉट बी बॉन्डेड टू ईच अदर। हाँ, दोनों अगर शेयर कर लें तो यस, द शेयर्ड पेयर कैन बिहेव एज द बॉन्ड पेयर। हाँ जी, इन दिस केस दे विल बॉन्ड विद ईच अदर। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए दोनों एटम्स का क्या होना जरूरी है? उनकी वैलेंसी का सेम होना जरूरी है, लेकिन सेम में लूज वाला सेम नहीं, दोनों का गेन वाला सेम भी नहीं। दोनों का कौन सा सेम? दोनों का शेयर वाला सेम। क्योंकि लूज, दोनों लूज करेंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों गेन करेंगे तब भी रिपेल करेंगे। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी फॉर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू डेवलप, दैट इज दोनों क्या कर लें? शेयर कर लें। और वो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है? दैट शेयर्ड पेयर और दैट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली अट्रैक्टेड बाय बोथ द न्यूक्लियाई, जिस वजह से वो दोनों न्यूक्लियाई उस शेयर्ड पेयर की वजह से आपस में करीब करीब रहते हैं, बॉन्डेड टुगेदर रहते हैं। क्या इन लफ्जों में किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? ओके। अब यहां फिर क्या सिचुएशन है? मतलब कोवेलेंट की सिचुएशन है, शेयर करेंगे। और शेयर करने में क्या होता है? अगर मेरे को जी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, क्या सीन है वहां? हाइड्रोजन के भी पहले एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने भी क्या किया? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है। अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मिसाल लूं तो वो क्या होता है? सर इसका O भी 2 शेयर करता है, वो वाला O भी 2 शेयर करता है, दोनों 2-2 शेयर करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है। अगर नाइट्रोजन की मिसाल लूं, मतलब मिसालें तो फिर आपने हजार ली हुई हैं पीछे, बहुत सारी मिसालें, इवन हमने ऑर्गेनिक की पता नहीं किस किस मिसाल तक चले गए कि जी अगर इधर से एक शेयर होगा तो वो भी एक शेयर करेगा, इधर से 2 शेयर होंगे तो उसको भी 2 शेयर करने पड़ेंगे, कहीं पर 3 शेयर होते हैं तो उसको भी 3 शेयर करने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं 3 की मिसाल में आपको मुझे नाइट्रोजन की मिसाल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की मिसाल है जिसमें इस नाइट्रोजन ने और उस नाइट्रोजन ने क्या किया? इसने 3 शेयर किया, उसने भी क्या किया? 3 शेयर किए, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब अगर मैं मिसाल दूं हाइड्रोजन साइनाइड की, जिसमें कार्बन ने टोटल कितने शेयर करने होते हैं, लेकिन उधर से नाइट्रोजन कहता है मैं 3 करूंगा, कार्बन कहता है डोंट वरी मैं भी तुमसे 3 कर लूंगा। इधर से हाइड्रोजन कहता है जी मैं 1 करूंगा, कार्बन कहता है डोंट वरी तुम्हारे साथ भी 1 शेयर कर लूंगा। तो 3 इधर शेयर कर लेते हैं उधर। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बुनियादी बात क्या है? जो भी कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक बंदा जितने शेयर करता है अगले बंदे को भी कितना करने पड़ते हैं। 50-50% का बिजनेस होगा, यू नो। और क्या कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा कहे जी मैं 30% इन्वॉल्वमेंट करूंगा, दूसरा बंदा कहे मैं, हाँ इनिशियली तो दोनों 50-50% इन्वॉल्वमेंट करेंगे, लेकिन बाद में अगर किसी की नीयत खराब हो गई बिजनेस पर या किसी का दिमाग खराब हो गया तो ऐसा होता है किसी बिजनेस को कोई ज्यादा अपने इन्फ्लुएंस में ले आता है। खैर बहरहाल मेरा वो टॉपिक अभी नहीं है कि बिजनेस में किसने मसला किया किसने नहीं किया। आई थिंक आप पहुंच गए होंगे, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मेरा भी वो टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक क्या है? मेरा टॉपिक बिजनेस कराना है ही नहीं, मेरा टॉपिक है जी सोशल वर्क। हाँ जी, क्या वर्क? क्या होता है सोशल वर्क? मैं तो आपको सोशल वर्क के बारे में अक्सर बताता रहता। कैसी चैरिटी? नहीं, फिर खान साहब का नाम लेंगे, मैं फिर रात 8 बजे तक बोलता रहूंगा। ठीक है, सोशल वर्क क्या होता है? चैरिटी, व्हाट डू यू मीन बाय चैरिटी? व्हाट इज चैरिटी? किसी भी साइंस में बताएं, मैं तो केमिस्ट्री छोड़ चुका हूं, मैं तो आज फिर कुछ और पढ़ाने लगा हूं। अल्लाह करे मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊं। सोशल वर्क क्या होता है? कम्युनिटी की हेल्प करना। जी जी,
सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, ठीक है जी, बगैर किसी पेमेंट के काम करना जी। और कुछ जी? जी ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे जो प्रिविलेज्ड है, जिनको अल्लाह ने कुछ रिसोर्सेज अता किए हैं, वो अपने उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, वो अपने उन रिसोर्सेज को उन लोगों को भी देने की या शेयर करने की कोशिश करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत दफा जिक्र किया इस कॉन्सेप्ट का, जिसके लिए शायद सदकात का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है, खैरात का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया है, और हमने उसको पता नहीं क्या लफ्ज बना दिया, क्या एज़ इफ पता नहीं कोई बहुत ही कोई ऐसा वर्ड है कि मतलब ये कॉमन सेंस है कि जब आपके अल्लाह ने बैलेंस करने का फिनोमेना डेवलप किया है कि यार ये तो तुम्हें अगर मैंने कुछ रिसोर्सेज एक्स्ट्रा दे दिए हैं और किसी बेचारे को रिसोर्सेज नहीं दिए हैं, तो इसमें ना तो तुम्हारा कमाल है तो ना उस बेचारे का कोई मसला है, ठीक है, कि तुम जो है वो अमीरों के घर में पैदा हो गए और कोई बेचारा गरीबों के घर में पैदा हो गया, तो इसमें ना आपका कोई कमाल है और ना उनके अंदर कोई, दे आर नॉट लेस ह्यूमंस के उनको वहां पे पैदा, वो बस वो अल्लाह की एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इम्तिहान समझ लें या एक आजमाइश समझ लें या एक क्वेश्चन समझ लें या कुछ भी सिचुएशन समझ लें। तो अल्लाह ताला अक्सर फरमाता है बहुत सारे कुरान की जगहों पे, जिसको भी ज़कात कहा गया है या सदकात कहा गया है या खैरात कहा गया है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? अब वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, हम अपने इर्द गिर्द माशरे में सिर्फ फाइनेंशियल ज़कात और फाइनेंशियल सदकात और फाइनेंशियल खैराती सब, चलो मैं उसी की मिसाल देता हूँ, चूँकि सबसे ज़्यादा अजीज इंसानों को दुनिया में ये पैसे होते हैं, मतलब जैसे पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है वो उनको लगता है कि चलता है, तो अल्लाह ने कहा यार ये बल्कि नहीं, दो चीज़ें बहुत अजीज होती हैं, एक माल और एक औलाद। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि माल और औलाद सबसे ज्यादा अजीज चीजें होती हैं, और अल्लाह ने कहा मैं तुमको इन दोनों चीजों से आजमाऊंगा, देकर भी आजमाइश होती है और लेकर भी आजमाइश होती है। और कहीं ना कहीं तो अल्लाह ने कहा ये माल, और आई एम नॉट श्योर ये मैं एग्जैक्ट कोट कर रहा हूँ कि नहीं, कि पता नहीं तुम्हारे लिए फितना है, नहीं फितना नहीं, फितना तो लफ्ज ही गलत होता है, तुम्हारे लिए आजमाइश है, माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश के तौर पर है, जिसको ज्यादा दे दिया वो ज्यादा बड़ी आजमाइश में है। हमें तो लगता है जो गरीब आदमी है वो बेचारा ज्यादा बड़ी आजमाइश में है, ठीक है, ये ज्यादा बड़ी, हाँ दुनियावी तौर पर मुसीबतों में ज्यादा होगा, लेकिन अल्लाह के तरफ से अगर आजमाइश की बात की जाए तो पता है मुश्किल आजमाइश किस पर है? वो तो जिसके पास बहुत कुछ है उस पर है। क्यों? उसका हिसाब बड़ा मुश्किल होगा। जैसे नहीं मैं कहता ओ लेवल में और ए लेवल में क्या फर्क है, कुछ भी लिख दो, लेवल मार्किंग वहां इतनी आसान है कि कुछ भी चल जाएगा। ए लेवल में क्या चल रहा है? वो कहता है भाईजान यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो सबसे आसान सवाल आएगा उसकी मार्किंग उतनी मुश्किल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यू नो गरीबी आसान इम्तिहान है, सिर्फ गुजारना मुश्किल है। अमीरी मुश्किल इम्तिहान है, हाँ गुजारना आसान है, ठीक है। बंदे को पता नहीं चलता कि मैं इम्तिहान की सिचुएशन में, बंदे को लगता है मैं तो पता नहीं आसमान से उतरा हूँ, अल्लाह ने मेरी कौन सी नेकी काम आ गई है, मैं तो बड़ा ब्लेस्ड हूँ और अल्लाह मुझसे बड़ा खुश है और मैं तो कुछ भी करूँ तो कर सकता हूँ। अमीरी के दौरान बंदा इस स्टेट में रहता है, अनलेस अल्लाह की तरफ से उसको कोई समझ आ जाए कि जनाब साहब अल्लाह ने इस इम्तिहान में रखे तो माल और रिसोर्सेज तुझे दिए हैं तो इसको अल्लाह की राह में खर्च कर। अब अल्लाह की राह कौन सी है? अल्लाह की राह ये है कि अल्लाह ने कहा तुम अपने इर्द गिर्द माहौल में, अपने माशरे में, ज़रूरी नहीं कि किसी तुमने मुसलमान की हेल्प करनी है, बस तुम अपने माशरे में फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, सोशल बैलेंस डेवलप करने की कोशिश करनी है। उसमें अगर तुम्हें मेरे दिए हुए रिसोर्सेज किसी के साथ शेयर करने पड़े या किसी को देने पड़े तो तुमने उसमें परेशान नहीं होना। क्योंकि और एक बात तुमने याद रखनी है, तुम अगर मेरे राह में कुछ दोगे तो मैं उसको अपने ऊपर कर्ज समझूंगा। अल्लाह ने कुरान में बड़े कमाल का फ्रेज इस्तेमाल किया इस जगह पर जाकर कि तुम अगर मेरी खातिर किसी की हेल्प करोगे तो तुम यूं समझना जैसे तुम मुझे उधार दे रहे हो, तुम मुझे कर्ज दे रहे हो। डू यू नो व्हाट इज किसी को उधार दिया? किसी उधार लिया? लिया भी नहीं है, दिया भी नहीं है, दिया है। मुझे वर्ड्स मेरे पास बड़े गलत आ रहे हैं, लेकिन मैं वैसे आपको और उसको रिलेट मत कीजिएगा अल्लाह को उधार देने के साथ। वैसे मैं उधार देने की फीलिंग, आप उधार लेने वाली और देने वाली, जब आप उधार ले लेते हैं किसी से तो आपको अपना आप उससे थोड़ा छोटा छोटा सा लगता है, और जब हम किसी को उधार दे देते हैं तो आपको अपना आप उससे थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है कि मैं बड़ा कोई अहम नहीं। बुशरा आपने दिया और लिया नहीं कि सही तरह भी
थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, इस हमारे सोशल सर्कल में सही तरह आएंगी। जब किसी से उधार लेंगी और वो बदमाशी करेगा ना और आप उसको वापस लौटा नहीं सकेंगी तो आपको अपना आप उससे छोटा ही लगेगा, ठीक है, और आप उससे बचेंगी, छुपेंगी आप उससे, क्या मिल गया फिर पैसे ही ना मांग ले अपने, ठीक है। हम पाकिस्तानियों ने IMF से उधार लिया हुआ है ना, ठीक है, तो हम बचते हैं उनसे, छुपते हैं, हमें अपनी औकात 2 टके की लगती है और वो हमारे बादशाह बने हुए हैं, और सही है, यही रूल है दुनिया का। बहरहाल पता नहीं मैं उधार वाली तरफ से चला गया, बस वो एक मिसाल आपको क्लियर करनी थी कि अल्लाह कहता है, और जब जिस किसी को उधार देते हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें लौटाएगा। अल्लाह कहता है मुझसे तुम बड़े तो नहीं हो सकते हो, ठीक है, मतलब बड़ा तो मैं ही रहूंगा, लेकिन तुम जब मुझे उधार दे दोगे ना तो मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं कि मैं तुम्हें उधार जब लौटाऊंगा ना तो मैं तुम्हें कितना लौटाऊंगा तुम सोच भी नहीं सकते। कहीं पे जिक्र हुआ मैं तुम्हें 70 टाइम्स लौटाऊंगा, लेकिन अल्लाह के हाँ, वो मैंने अरबी लुगत पढ़ी है, दैट फ्रेजेस के व्हेनेवर अल्लाह से 70 टाइम्स इट मींस इन्फिनिटी। और अल्लाह अरबी में 70 मतलब समथिंग लाइक इन्फिनिटी होता है कि तुमने अगर मेरी खातिर उधार दे दिया किसी को, दोगे तुम किसी इंसान को, हेल्प करोगे तुम उसको, लेकिन अगर तुमने उससे पैसे वापस ना मांगे और तुमने सोचा कि यार ये मैंने इसको दे दी मैं अल्लाह से ले लूंगा, तो लगा था फिर मैं पता तुम्हें कितने दूंगा, मैं तुम्हें इसका इनफाइनाइट हिसाब वो दूंगा, ठीक है। तो हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह को उधार दे। अल्लाह तो उधार चुकाने में ऐसा बेहतरीन है कि वो कहता है मैं तो इसको इतना नहीं दूंगा, इसका डबल भी नहीं दूंगा, इसका ट्रिपल भी नहीं दूंगा। अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स पे भी चलूं, वो तो 70 टाइम्स का कह रहा है। ऐसा बिजनेस किधर है? क्या दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस है जिस बिजनेस में आपको 70 टाइम्स की अश्योरिटी हो कि इसमें इन्वेस्ट करो तुम्हें 70 टाइम्स रिटर्न आएंगे? तो हम तुम्हारे यहाँ तो ये जो क्या कहते हैं किरायों वाला, क्या कहते हैं किराए, घर बनाकर किराए पे लगा दो, पता है इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 2%, 1% से 2% के दरमियान। 6 करोड़ का घर बनाते हैं, 6 लाख रुपए का भी किराए पे नहीं जाता, मैक्सिमम 1-1.5 लाख रुपया किराए पे लगता है। वो घर कितना का होता है? 6 करोड़ का। तो 6 करोड़ का मंथली इनकम निकालें आप, हैं वो 1 लाख रुपए कितने बने? वो तो कोई उसका 0.2% भी नहीं बना, ठीक है। उस हालांकि पाकिस्तान का बड़ा बिजनेस है ये, लोग घर बनाते जाते हैं और क्या करते हैं किराए पे लगाते जाते हैं, ठीक है। इस बिजनेस है, चलो घर की वैल्यू जो बढ़ रही है, लेकिन आजकल के हालात में तो बराबर हुई है, प्रॉपर्टी के हालात खराब चल रहे हैं, ठीक है। खैर बार जो भी चल रहा है, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह को के साथ बिजनेस करने का क्या तरीका कार है। अल्लाह कहता है तुम मुझे डायरेक्ट तो नहीं दे सकते हो, लेकिन हाँ तुम मेरे इर्द गिर्द इस मखलूक को हेल्प करोगे, मैं नोट कर रहा हूँ उसको, और मैं उसका हिसाब तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारी सोच से भी बाहर। बहरहाल अब ये तो एक फलसफा हो गया, एक सोशल आपको बात समझानी थी वो होगी। मुझे पलटना है किधर, मुझे वापस अपनी केमिस्ट्री की तरफ पलटना है कि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग ऐसी है कि मैं नेकी उसके साथ करूं जो नेकी मुझसे करे। नॉर्मल दुनिया कैसी है कि भाई लेन देन वाली दुनिया है कि भाई तूने मेरे साथ नेकी किया, ओके मैं भी कभी जिंदगी में कर लूंगा, तूने मेरे साथ बुराई किया है, अब तू देख मैं तेरे साथ करूंगा क्या, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल दुनिया का असूल चल रहा है। और अल्लाह कहता है, हाँ अल्लाह कहता है हिसाब तुम्हें बराबर करने की इजाजत है। बुरे हिसाब को भी अल्लाह ने लेकिन बड़ा कैटेगोरी के लिखा है, लेकिन फिर आंख अगर गई है तो आंख के बदले फिर अगले की आंख मारोगे तुम, हाथ गया है तो हाथ के बदले हाथ होगा, जान गई है तो जान के बदले जान होगी। मतलब अल्लाह का ये हिसाब है। और अल्लाह ने भी क्या कहता है, बहुत बेहतर होगा तुम अगर उसको माफ कर दो, ठीक है। फिर अल्लाह क्या कहता है, माफ कर दोगे तो पता नहीं तुम्हारा कौन सा गुनाह मैं माफ कर दूंगा, ठीक है। बहरहाल जब आपका किसी ने नुकसान किया हो तो उसको माफ करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं होता। आपकी जात को किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, आपके इमोशंस को किसी ने डिस्टर्ब किया हो, आपकी फिजिकल वर्ल्ड में आपको किसी ने कोई सोशल नुकसान पहुंचाया हो, बहुत मुश्किल होता है उसको माफ करना। और हाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर अपने किसी बहुत बड़े गुनाह की माफी मांगनी हो तो अपने साथ किए हुए किसी गुनाह को माफ कर देना, शायद अल्लाह तुम्हारा किया हुआ गुनाह माफ कर दे, ठीक है। बहरहाल ये फिर एक नया फलसफा है। केमिस्ट्री का फलसफे की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री वाले भी क्या करते हैं पुत्र, उनमें भी सदका खैरात का कॉन्सेप्ट है। वो प्योर बिजनेस पे नहीं चलते कि तुम शेयर करोगे तो मैं शेयर करूंगा, ठीक है, तुम एक शेयर करोगे तो मैं एक शेयर करूंगा। उनको अगर पता चल जाए कि किसी बेचारे के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, और उनको लगे हमारे पास हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना वाला उसके साथ शेयर कर लेते हैं। आओ यार मिल बैठ के खाते हैं। वो शेयरिंग इज केयरिंग के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि मैं लंच लाया हूं तू नहीं लाया, हाँ मेरा भाई, दोनों इकट्ठा करके आधा आधा सैंडविच तेरा हुआ आधा मेरा हुआ। वैसे ही अल्लाह ने वो घर वालों ने आधा आधा करके भेजा हुआ, आधा तू खा लेता मैं खा लेता, ठीक है।
मतलब वहां से एक फिर वो एक अच्छे इमोशंस और नेकी का स्टार्ट होता है। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट तो था आयनिक बॉन्डिंग वाला। वो क्या था, थोड़ा टाइम है बेटा। आयनिक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट में तो सीधी सीधी बात थी, क्या सर वो पहले वाला तो ऐसी तंग था, क्या अल्लाह ने ये क्या रिसोर्स दिया यार, ये तो मैंने पता लगा हुआ है, इससे किसी तरह जान छुड़ाओ। वो इंतजार में तो कोई बंदा आए और मेरे से चीज ले जाए, मेरी जान छुड़ाए बस इस चीज से, ठीक है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है, वो नेकी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जान छुड़ाने वाला कॉन्सेप्ट है। क्या आप किसी को, हाँ क्या पता आप जिस चीज से जान छुड़ा रहे हैं वो अगले बंदे की पता नहीं कितनी उसके लिए जरूरी चीज हो या उसके लिए कितनी अहमियत रखती हो। मैं इसको अक्सर, एक दफा मैंने किसी को मिसाल दी कि आपके पुराने कपड़े किसी के लिए पता नहीं क्या अहमियत रखते हो, जिसके पास नहीं है कपड़े, ठीक है, आपके वो कपड़े जो आपने 2 साल 3 साल पहन के पुराने कर दिए, ठीक है, वो कपड़े भी किसी उस इंसान के लिए जिसके पास, बेचारे के पास नहीं है कपड़े, पता नहीं क्या अहमियत रखती होगी। जिससे आप कहते होंगे यार क्या वार्डरोब भरी हुई है, अम्मा पहनता हूं नहीं, निकालें इसको, पने करें, किसी को दे दें। तो आप समझोगे ना, वो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, हर सर्दियों में या सर्दियां आने से पहले या मौसम तब्दील होते वक्त क्या होता है, कुछ पुराने निकाले जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो हमको नेकी नहीं कर रहे होते, एक बात याद रखनी है आपने, ठीक है। हमें लगता है कि हमने पुराने कपड़े किसी को दे दिए हैं तो पता नहीं हमने कितनी बड़ी नेकी की है। बेटा जी, हमने अपना वार्डरोब क्लीन किया है, हमने नेकी देखी कोई नहीं की। नेकी पता है कौन सी होती है, नया किसी को कुछ दिया जाए, वो किसी को दिया जाए जो आप खुद अपने लिए पसंद करना चाहते हैं, वो जब आप किसी को देंगे तो आपकी नेकी काउंट होगी। ये कौन सी नेकी है कि कपड़े खराब हो गए, कपड़े पुराने हो गए, चलो जी पैक करो तो गरीबों में जाके बांटो। मैं भी करता हूं, ठीक है, आप भी करते होंगे, बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन आपकी इत्तला के लिहाज है उससे दिल को इतना सुकून नहीं मिलता, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिल्ट भी रह जाता है कि यार ज़हीर एहसान पुराने कपड़े तूने देने थे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा तसल्ली भी आती है कि भाई फेंकने से तो बेहतर है किसी गरीब आदमी को जाके दे, उसकी नीड है, मेरे लिए तो पुराने हैं, उस बेचारे को तो दे, वो पता नहीं किस खुशी से वो लेते हैं। अगर आपने अपने किसी को पुराने कपड़े भी दिए हैं, अब ये डिपेंड करता है वो कितना गरीब आदमी है बेचारा है। मैं एक दफा क्या हुआ चलें छोड़ें, दफा करें, क्या हुआ जी हैं, वो सरली ना कहीं से ना वो ले आए, पता नहीं कहां से लाए, क्या किया, एक पूरा ना ट्रक भरा हुआ कहीं से जैकेट्स का ले आए। आई डोंट नो कहां से उन्होंने खरीदा, क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। तो हम ना पिछली सर्दियों की बात है, पूरा ट्रक खरीदा उन्होंने कहीं से, लंडे का था, ओरिजिनल नहीं था, मतलब पुराने जैकेट्स थी बड़ी गरम, ठीक है। और एक दिन रात को ना मैं और वो, हम क्या हुआ, कहता भाई चलो निकलो कहीं काम पे जाना है। मैं किधर जाना है, तो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठ गया, पीछे ट्रक आ रहा है, हम चले गए ना कि वो राजा बाजार वाले किसी कोने खुदल में जाके खड़े हो गए हमने ना वहां पे लोगों को जैकेट्स देना स्टार्ट कर दी मुफ्त में। वो लोग एक एक बंदा आए, दुआएं दे के जाए। पहले मैंने उसको जब देखा मैंने कहा पांड्या जो है की चुप के गंद ले आए हैं, ठीक है। कहने जैसा बस इधर खड़े हो जाओ और जो आएगा तुम अपने हाथ से देते जाना, मैं भी देता जाऊंगा, और बस नेकी है, इसको करना है। शुरू में मुझे लगा पता नहीं यार ये क्या, किसी को हम पुराने कपड़े दे के करेंगे, क्या नेकी है यार, समझ नहीं आ रही है। भाई देना कोई 2 कपड़े ले देते हैं, नए लेके देंगे, किसी अपने घर में काम वाले को लेके दे देंगे, ठीक है, तो नेकी हो जाएगी। वो वहां पे इतने ढेर सारे लोग जमा हो गए, आई कांट टेल यू कि वो एक एक बंदा वहां पे, जब उनको पता चला फ्री मिल रहा है, और बीच में से निकली थोड़ी अच्छी जैकेट्स भी निकली बीच में से, ठीक है। और वो उनके चेहरे देखने वाले थे, मतलब मुझे अगर कोई कहता तुमने जैकेट पहननी है तो मैं कहता यार मुझे तो स्मेल आ रही है, मैं कैसे पहनूंगा इसको, और मेरे अपने नखरे हैं, मैं किसी और तरह की जिंदगी में रह रहा हूँ। वो उन बेचारों के लिए वो कपड़े ऐसे थे जैसे पता नहीं मैं उनको क्या दे रहा हूँ। वो एक एक बंदा मुझे दुआएं देता जाए, एक एक बंदा मुझे बल्कि एक सेकंड कुछ और भी आपका आते रहता हूँ। आपको ये छुट्टियां याद है जो सोशल वर्क किया था हमने, है कौन था उस दिन, वो दस्तरखान पे कौन था उस दिन, आप में से था कोई, जब हम ये बैरिया के दस्तरखान गए थे? नहीं, चलो आप में से उस दिन कोई था जब हम वो बॉक्सेस बना रहे थे? नहीं, चलो कोई कौन था, रवानी थे यार। वो कपड़े कैसे थे, पुराने कपड़े, पुराने जूते। हमने क्या किया, हमने अच्छे से रैप किए, रैप करके हम किधर चले गए थे रवानी साहब, हम चले गए इधर, ये कौन सा चौक है यार, ये कार चौक में हम गए। वहां ना बैरिया टाउन वालों का दस्तरखान लगता है। हमने पहले वहाँ कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पहले गरीबों को खाना सर्व किया। खाना सर्व करने के बाद ना हमने उनको कहा जी हम आपके लिए गिफ्ट्स लाए। अब गिफ्ट्स में क्या था, कुछ में किताबें थी, कुछ में पेंसिलें थी, कुछ में टॉयज थे, कुछ में पुराने कपड़े थे।
और कुछ पुराने कपड़े इसी तरह खुले पड़े हुए थे, वो रैप अपनी, मतलब हमें लगा यार क्या रैप करेंगे, इतने पुराने कपड़े हम रैप करके देंगे। आप सोच नहीं सकते कि वो वहां से पुराने कपड़े लेके जाते थे, क्योंकि वहां उनका जो मैनेजर था उसने कहा जी एक एक बंदे को एक एक हम बॉक्स देंगे, एक एक देता था। वो बंदा जाता था अपने साथ 4 गरीब और लेकर आ जाता था कि जी वहां पे पुराने गले हुए सड़े हुए गंदे कपड़े मिल रहे हैं। और वो गरीब लोग आते थे किस खातिर कि सर जी प्लीज मुझे 2 सूट और दे दें, मेरे घर में एक बहन भी रहती है तो मेरे घर में एक छोटा भाई भी रहता है, पुराने कपड़ों के लिए। और उसके बाद वो दुआएं मुझे पता नहीं कितनी दे के जा रहा था, ठीक है। वो जो वहां खड़ा होगा शायद उसने देख लिया हो कि वो आयनिक बॉन्डिंग जब हो रही थी, एक बंदा जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और दूसरा जब गेन कर रहा था, लूज करने वाला तो जान छुड़ा रहा था, ठीक है, कि जी घर से पुराने कपड़े आए हैं, चलो यार फेंकने से तो बेहतर है, किसी के काम आ जाएंगे। लेकिन जो गेन कर रहा था वो नाच रहा था, वो खुशी से नाच रहा था। लेकिन अल्लाह को तो पता था ना कि किसने लूज किए हैं, किसने शेयर किए हैं, किसने जान छुड़ाई है अपनी इनसे, किसने नेकी के लिए अपना कोई एफर्ट लगाई है कि जान छुड़ाई है। हाँ, उस दिन उनकी वो एफर्ट जरूर काउंट होगी कि वो वहां पे खड़े थे, उन्होंने उसको रैप किया था, उन्होंने उसको प्यार से इज्जत से प्रेजेंट किया था। लेकिन जो अपना जिसने घर साफ किया था वो तो सफाई उसने की, वो नहीं की मेरे हिसाब से समटाइम्स नहीं लिखी जाती। बाकी अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह हमें, हम तो चाहते हैं कुछ ना भी करें तो अल्लाह हमें नेकियां दे, ठीक है। मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि बेटा कुछ नेकी नहीं कर सकते हो तो अच्छा अच्छा सोचा करो। मगर उससे क्या होगा? उन्होंने कहा अल्लाह के यहाँ कॉन्सेप्ट अच्छा सोचने की भी नेकी है, ठीक है। मैं उस वक्त तो नहीं समझ आया, लेकिन बाद में समझ आया कि ठीक है, आप सोच में बुरी बातें सोचने से बहुत बेहतर है कि इंसान क्या कर रहा हो, अच्छी चीजें सोच रहा हो, ठीक है। तो कहते थे जी अच्छा सोचा करो, वो भी एक नेकी होती है। लेकिन नेकी असल में क्या होती है? जब प्रैक्टिकली हैपन होती है वो नेकी होती है। और उसको कमाना इतना आसान काम नहीं होता। बुराई कमाना बहुत आसान काम होता है, नेकी कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। क्योंकि नेकी जब इंसान कमाता है ना तो उसके बड़े प्रोटोकॉल होते हैं, पूरी निभानी होती है। हमारे यहाँ हमसे नेकियां पूरी नहीं होती, हमसे नेकियां आधी, गुनाह हमसे पूरे पूरे होते हैं। गुनाह जब हम करते हैं ना कोई पूरा करके आते हैं, लेकिन जब नेकी करते हैं आधी अधूरी सी लंगड़ी लूली सी नेकियां करते हैं हम, ठीक है। किसी को कुछ दे भी दे तो एहसान इतना जताते हैं कि पता नहीं हमने क्या किया, उधर ही नेकी लंगड़ी हो जाती है, ठीक है। कोई हेल्प करके उसके बाद हम उसको अपने आप को उससे बड़ा समझते हैं, उधर ही नेकी जो है ना वो लूली हो जाती है, ठीक है। कई अपना मेहनत की बजाय अपनी क्या कहते हैं उसको खराब चीज किसी को देते हैं, नेकी उधर ही फारिग हुई होती है। तो खैर बहरहाल नेकी कैसी होती है कैसी नहीं होती, नेकी अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसी होती है, ठीक है। नेकी कैसी होती है? डेटिव बॉन्ड जैसी होती है कि जब उसको पता चल जाए, बल्कि इससे पहले कि मैं नेकी का डेटिव बॉन्ड समझाऊं, मैं नेकी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। हमारे इस्लामिक हिस्ट्री में एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ महाजिर और अंसार वाला। वो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदरहुड वाला जो फिनोमेना था। क्या हुआ? यहां से मक्का से लोग हिजरत करके मदीने चले गए। मदीने वालों ने क्या किया? उन्होंने अपने अपने घर में उनको जगह दे दी। घर उन्हीं का था लेकिन खुद भी रहते थे और अपने साथ साथ उन्होंने उनको कहा जी अब आपका भी हुआ, ठीक है। मतलब ये तो नहीं होगा हम निकल के किसी और मदीने किसी और शहर चले जाते हैं तुम यहाँ रह जाओ, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी ये काम करते हैं, ये जो हमारा घर है हम भी रह रहे हैं, आओ तुम्हारा भी हुआ तुम भी रह लो। आपस में उन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया कि एक वो लोग जिनके पास कुछ था, एक वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने क्या जवाब क्या हल निकाला? जिनके पास कुछ है उन्होंने अपनी हर चीज को क्या करना स्टार्ट कर दिया? शेयर करना स्टार्ट कर दिया उनके साथ जो खाली हाथ आए थे। तो यहां पर भी क्या होगा? एक एटम ऐसा होगा जिसके पास अपने लिए तो चीजें, उसका अपना सब कुछ पूरा होगा, उसका अपना सब कुछ पूरा होगा। शायद किसी को देने के लिए भी, मतलब देने के लिए नहीं होगा, शेयर करने के लिए होगा। और दूसरा एक बंदा होगा जिस बेचारे के पास कुछ नहीं होगा। तो जिसके पास कुछ होगा वो उस कुछ नहीं होगा वाले के साथ क्या करेगा? अपना कुछ शेयर कर लेगा। और उस शेयर करने से ये भी स्टेबल ही रहेगा, मौत इसको भी नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगा? वो भी स्टेबल हो जाएगा। और उसके स्टेबल होने से निजाम क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा निजाम स्टेबल हो जाएगा। और उस पूरे निजाम की स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा? मैं आपको डेटिव बॉन्ड समझा दूंगा। डेटिव बॉन्ड में मैंने अब बहुत आगे निकल गया हूं, वापस फिरूंगा, फिरते 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 कहा ना जी, वापस आए जनाब साहब। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वो भी हो गई है, ठीक है। सोशियोलॉजी से वापस किधर आए? वापस केमिस्ट्री की तरफ आए। केमिस्ट्री क्या कह रही है? हमने आपको 2 डिफरेंट आइडियाज सुनाने हैं। वो 2 डिफरेंट आइडियाज क्या हैं? वन ऑफ द एटम, मतलब जैसे ना यहाँ 2 डिफरेंट
एक्सेस होंगे, दो डिफरेंट क्वांटिटीज होंगी, दो डिफरेंट आइडियाज होंगे। क्या है दो डिफरेंट आइडियाज? वन ऑफ द एटम बिहेव्स एज अ डोनर, नाम भी उन्होंने रखा हुआ है, क्या पूरा नाम रखा है, वन ऑफ द एटम बिहेव्स एज अ डोनर, द अदर एटम्स बिहेव्स एज एन एक्सेप्टर, मतलब वही महाजर, और उर्दू में कहें तो महाजर अंसार कर दें उसको, ठीक है। और ये डोनर एक्सेप्टर मेरा वर्ड नहीं है, ये स्पेसिफिकेशन का वर्ड है, ये केमिस्ट्री का वर्ड है कि एक एटम को वो डोनर कह रहा है और दूसरे एटम को वो एक्सेप्टर कह रहा है। तो देयर आर टू डिफरेंट आइडियाज, और दो डिफरेंट आइडियाज क्या है? एक आइडिया इधर और एक आइडिया इधर। यहां क्या लिखें? लिखें जी, वन ऑफ द एटम्स बिहेव्स as a donor and what? And the other atom behaves, the other atom behaves as an acceptor. एक हो गया डोनर और एक हो गया एक्सेप्टर। और ये डोनर कौन होगा? डोनर वो होगा जिसके पास कम से कम क्या हो, सब कुछ पूरा हो, उसका ऑक्टेट शॉक्टेट क्या हो, कंप्लीट कंप्लीट हो, और एक काम और हो, उसके पास वन ऑफ कोई एक आधा लोन पेयर हो। क्या हो जी? एक आधा उसके पास, चूंकि बॉन्ड पेयर तो किसी और के साथ हो, पहले ही दो के साथ इन्वॉल्व है, वो तो किसी और के को नहीं दे सकता ना कोई बंदा, ठीक है ना। कोई चीज अपने हक की हो, अपने हाथ में हो, अपनी हो, लाइक अपना लोन पेयर हो, किसी और का इन्फ्लुएंस उस पर ना हो, वो तो आप किसी के साथ शेयर कर ही लेंगे। आई थिंक डोनर होने के लिए एक शर्त क्या है? वन ऑफ द एटम्स बिहेव्स एज अ डोनर, एंड डोनर के नीचे लिखे इट हैज एटलीस्ट क्या? इट हैज एटलीस्ट वन क्या? इट हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर। इट हैज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। It has at least one lone pair, one lone pair। और एक्सेप्टर में क्या होगा? एक्सेप्टर में कम से कम एक, मतलब कम से कम क्या होना चाहिए? एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब क्या है? कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है तो कम से कम 6 होने चाहिए, 2 की जगह खाली होनी चाहिए। 18 की स्पेस है तो 16 होने चाहिए, 18 नहीं होने चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए। मतलब कम से कम क्या होना चाहिए? या तो एक लोन, मतलब देखें उसके पास लोन पेयर होगा तो वो डोनेट करने के काबिल होगा। जिसने एक्सेप्ट करना है उसको कुछ तो खाली होना चाहिए उसके अंदर। क्या खाली होगा उसके अंदर? उसके पास क्या होगा जी? आई बिलीव इट शुड हैव एटलीस्ट वन एम्प्टी ऑर्बिटल। ऑर्बिट नहीं बोला, क्या बोले? ऑर्बिटल बोला, जिसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं। इट हैज एटलीस्ट वन क्या? वन एम्प्टी ऑर्बिटल। उधर जो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जरा प्लीज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अंडरलाइन करें। वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके नीचे लिखे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इधर जो आपने लिखा इट हैज एटलीस्ट वन एम्प्टी ऑर्बिटल। वन एम्प्टी ऑर्बिटल को अंडरलाइन करके क्या लिखूं? कि एम्प्टी ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। तो वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स की, बल्कि काम करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। ठीक है, वहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सीन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सीन है, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स एफिशिएंसी, और इधर क्या लिखूं? 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। हेलो जी, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी होगी वो उसके साथ जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है आपस में क्या करेंगे? सर जी 2 इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी वाला कहेगा जनाब साहब जरूरी नहीं है कि मेरे और तुम्हारे बिजनेस में जितना मैंने इन्वेस्ट करना है तुम उतना ही इन्वेस्ट करो। अब चूंकि तुम्हारे पास नहीं है इलेक्ट्रॉन्स तो मैं करता हूं क्या काम? मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस करूंगा, उस बिजनेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं इन्वेस्ट कर लूंगा।
ठीक है, क्या होगा, तुम बेशक कुछ मत इन्वेस्ट करना, तुम्हारे पास है ही नहीं, मैं इन्वेस्ट कर लूंगा। मेरे इन्वेस्ट करने से एक काम बस करना, वो घर मेरा भी रहेगा, तुम्हारा भी रहेगा, मेरा भी रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स मेरे भी रहेंगे, तुम्हारे भी रहेंगे, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एफिशिएंसी, लेकिन मैंने अगर पूरे तुम्हें दे दिए तो मेरा भी तो मसला हो जाएगा। मेरा क्या मसला हो जाएगा, मेरी स्टेबिलिटी भी पूरी खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ने ये कभी भी नहीं कहा कि किसी को इतना दे दो कि अपनी स्टेबिलिटी खराब हो जाए। अल्लाह ने कहा हाँ, थोड़ा सा हिसाब किताब बराबर करके देना, ना हाथ के इतने, वो क्या कहते हैं, कुरान में एक आयत है, ना हाथ इतना तंग कर लेना कि तुम्हें दुनिया कंजूस कहे, या बिल्कुल ही तुम्हें क्या बोलते हैं अल्लाह की राह में नेकी भी ना करो तुम, ना अपना हाथ इतना खुला कर देना कि 2 दिन बाद खुद रोते रहो कि अल्लाह जी मेरे पास अब कुछ नहीं है। तो अल्लाह ने दोनों चीज़ों से मना किया। अल्लाह ने क्या करना, दरमियानी राह चलना, कुछ स्टेबिलिटी तक पहुंचने की कोशिश करना, अपना हिसाब भी ठीक रखना, और जो तुम्हारे पास अपने हिसाब से बढ़कर हो उसको लोगों से शेयर भी कर ले। अच्छा, तो यहां पर भी यही होगा, क्या होगा, डोनर जो है वो इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस करेगा। बिजनेस मतलब कौन सा वाला बिजनेस, अल्लाह के साथ वाला बिजनेस, कि भाई मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है, हाँ तुम्हारा फायदा है इसके अंदर, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा, लूज नहीं कर रहा। लूज होना डिफरेंट कहानी है। लूज होना क्या कहानी होगी यहां पे, सर जी शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होगा लेकिन म्यूचुअल नहीं होगी। ये असल लफ्ज आ गया। कौन सा लफ्ज आ गया, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग में होते म्यूचुअल शेयरिंग। इसका मतलब क्या होता है, बोथ द एटम्स इन्वेस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सी शेयरिंग है, ये एक एटम, अब ये शेयरिंग तो है ही नहीं, शेयरिंग तो वो बल्कि है, ये भी शेयरिंग है वो भी शेयरिंग है। उस शेयरिंग को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, जब दोनों इन्वेस्ट करते हैं। इस शेयरिंग को क्या बोले, डोनेट करने वाली शेयरिंग। कौन सी, ऐसी शेयरिंग जिसमें एक बंदा डोनर है और दूसरा बंदा एक्सेप्टर है। वो शेयर होता शेयर ही है, दोनों का रहता है, वो शेयर्ड पेयर बन जाता है, लेकिन उस शेयर्ड पेयर में दोनों एक डॉट और एक क्रॉस नहीं होता, दोनों क्या होते हैं, दोनों डॉट्स होते हैं, या दोनों, मतलब क्या इस बात का, दोनों इसके होते हैं या दोनों उसके होते हैं। आज तक आपने जितने शेयर्ड पेयर्स बनाए उसमें क्या किए, एक डॉट और दूसरा क्यों, एक इसका एक उसका। अब जब शेयर्ड पेयर होगा तो दोनों क्या होंगे, या दोनों डॉट्स होंगे, दोनों मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके होंगे, डोनर के होंगे, क्योंकि एक्सेप्टर के पास तो वहां शेयर करने के लिए कुछ चीज होगी नहीं। खैर बहरहाल आई थिंक मैं अगर इस बात को यूं समझाऊं, उसी के नीचे जाएं जहां पे आपने देखा ना वो एफिशिएंसी डेफिशिएंसी, इसको लिख देता हूं एक्स, उसको लिख देता हूं वाई। यू नो व्हाट विल हैपन, एक्स और एक वाई। एक्स के पास क्या है, एक लोन पेयर है, क्या है जनाब साहब, एक्स के पास एक लोन पेयर है। वाई के पास क्या है, सर जी वाई के पास यहां जगह खाली है, बस वाई के पास कुछ भी नहीं है सर। तो अगर ये क्या करें, अपने लोन पेयर्स को इसके साथ क्या कर लें, शेयर कर ले, इसकी तरफ डायरेक्ट कर ले, तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम, ये किसके नीचे लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एफिशिएंसी के नीचे। ये किसके नीचे लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी के नीचे। और यहां ये ड्रॉ करके क्या लिखना है कि सर ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इसकी तरफ चले गए, मतलब दरमियान में आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम डेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मतलब इसको यूं कर लें कि सर जी एक्स और वाई ने अगर आपस में शेयरिंग कर ली, कैसी कि दोनों डॉट्स थे, क्या थे जी, सर जी दोनों ही डॉट्स थे। तो यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज क्या, दिस इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ शेयरिंग इज नोन एज डेटिव बॉन्डिंग। ठीक है जी, आपने कहीं लिखा होगा कि शेयर्ड पेयर बिहेव्स एज अ बॉन्ड पेयर, इसको क्या बोलूं, दिस टाइप ऑफ शेयर्ड पेयर इज नोन एज क्या, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पेयर या डेटिव बॉन्ड पेयर। क्या जनाब साहब, एक काम करें, आखिरी बात लिखिए, दिस टाइप ऑफ शेयरिंग जिसमें एक डोनर था और एक क्या था, एक डोनर था और एक एक्सेप्टर था, दिस टाइप ऑफ शेयरिंग इज व्हाट, दिस टाइप ऑफ शेयरिंग या दिस टाइप ऑफ शेयर्ड पेयर, दिस टाइप ऑफ शेयर्ड पेयर बोल दें या शेयरिंग बोल दें, इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पेयर या फिर क्या, या फिर डेटिव बॉन्ड पेयर। हेलो जी, दिस टाइप ऑफ शेयर्ड पेयर इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पेयर या फिर क्या,
डेटिव बॉन्ड पेयर। किसी को मसला है जी? एनीवन? अब आता हूं वापस अमोनियम की तरफ कि जहां से मैंने मसला स्टार्ट किया था कि अमोनियम में क्या हो रहा है। मैंने अमोनियम का ओ लेवल का एक्सप्लेनेशन रिजेक्ट कर दिया। ए लेवल के एक्सप्लेनेशन मैंने क्या कहा? अमोनियम रेडिकल इन्वॉल्व्स क्या? डेटिव बॉन्डिंग। तो अब मैं उसके जवाब में क्या कहूंगा? अमोनियम आयन इज एक्चुअली फॉर्म्ड कब? थोड़ी सी ओ लेवल की केमिस्ट्री में जाएं आप जरा। और असल में तो कंपाउंड के तौर पर कौन था? अमोनिया था ना। कंपाउंड तो अमोनिया होता है ना, आपने कल परसों के लेक्चर में लिखा हुआ है। ये अमोनिया से अमोनियम किस रिएक्शन में बनाया था आपने? पहली दफा आप अमोनिया का एक रिएक्शन लिखते हैं, अमोनिया प्लस HCl। कुछ याद आ रहा है क्या बनाते थे? अमोनियम क्लोराइड। तो क्लोराइड तो छोड़ दें, मैं उसको नहीं पढ़ा रहा। अगर मैं कहूं अमोनिया एज अ बेस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड, तो क्या बनता है? अमोनियम बनता है। तो मुझे आपको उस रिएक्शन की मिसाल देनी है कि अमोनियम बेसिकली कहां से बनता है। अमोनियम इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद क्या? विद एन H पॉजिटिव आयन। हाँ, उस H पॉजिटिव आयन को कल किसी बच्चे ने क्या कहा था क्या नहीं, मैं उसको अभी तो नहीं कहना चाहता, मैं बाद में कह दूंगा। फिल वक्त क्या करिए, वापस पलटिए अपनी अमोनिया की तरफ, अमोनियम की तरफ वापस पलटिए। एक नोट लिखिए, अमोनियम आयन इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय व्हाट? अमोनियम आयन डेटिव बॉन्डिंग का मैंने आपको ऊपर क्या लिखा था, नोट्स का सीक्वेंस क्या है जी? ए लेवल अप्रोच। जवाब में क्या लिखा? देयर इज डेटिव बॉन्डिंग इन अमोनियम रेडिकल। ओके, डेटिव बॉन्डिंग क्या है उसका मतलब समझा दिया। अब वापस आओ, किधर वापस किधर आए? अमोनियम रेडिकल को अंडरलाइन करो। ऊपर के जुमले में से आपने डेटिव बॉन्डिंग को अंडरलाइन करके ये नोट्स बना लिए। आगे क्या लिखा हुआ था? आगे क्या लिखा हुआ है? अमोनियम रेडिकल की बात हो रही ना, तो उसको भी अंडरलाइन करें, उसको भी अंडरलाइन करें। और अगर वो ऊपर से साइड से एरो नीचे कर लेकर आ सकते हैं, तो ऊपर से पकड़कर एक कॉलम शॉलम अगर नहीं बनाए तो कोई मसला नहीं है। ऊपर से अमोनियम आयन का वर्ड अंडरलाइन करें, वहां से पकड़ के लेकर आए जी। अब एकदम नोट किधर आ गया, जिधर भी ले नहीं ऊपर से। आपने आज के लेक्चर में पहली लाइन क्या लिखी? आज के लेक्चर की पहली लाइन क्या है? नहीं भाई, लाइन क्या है पूरी? देयर इज डेटिव बॉन्डिंग इन अमोनियम रेडिकल। तो उसमें से किस किस को अंडरलाइन करना है? नहीं, पहले डेटिव बॉन्डिंग को नहीं करें, उसके नीचे ये चल रहा है। अब क्या करूं? अब एक लफ्ज लिखा अमोनियम रेडिकल, उसको अंडरलाइन करें। उसको अंडरलाइन करके क्या करें? उसके नीचे तो जगह नहीं होगी, उधर से पकड़ें उसको और कहें जी ये ले सर जी, इधर आगे, किधर आगे? इधर आगे। आप जिस भी अगले पेज पर आएंगे उधर ही हैं, मुझे नहीं पता। तो अब उसका मैं जवाब क्या दे रहा हूं? अब मैंने नोट्स ब्रेक नहीं किए, मैं इधर से डेटिव बॉन्डिंग का मतलब समझा रहा हूं, उधर से मैं अमोनियम रेडिकल को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अमोनियम रेडिकल is actually formed by what? Is actually formed by the reaction between क्या? Between ammonia as a base. No words, no, नहीं लिख करूंगा ये वाले वर्ड्स। जो मैं बोल रहा हूँ वही वर्ड्स लिखेंगे जी। क्या लिखा है? Ammonium ion is actually formed by the reaction between ammonia के साथ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? As a base and hydrogen ion उसके साथ ब्रैकेट में क्या लिखें? As an acid क्या लिखा जी हमने? Ammonium ion is actually formed by the reaction between ammonia as a base and hydrogen ions as an acid. No questions, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, फिर सवाल लूंगा आपका। लो जनाब साहब, ये जो मैंने ऊपर जुमला लिखा है इसका क्या मतलब है? अमोनिया एज अ बेस ये प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन ये गिव्स यू क्या? अमोनियम एलओजी। यहां से असल बात स्टार्ट होती है कि अगर आपने अमोनियम को समझना है तो आपको ये रिएक्शन पता होना जरूरी है कि अमोनियम बना कहां से था। ठीक है, अगर मुझे अमोनियम की एक्सप्लेनेशन देनी है तो मैं अमोनियम की विदाउट दिस रिएक्शन एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता। मैं अपनी बात कहां से स्टार्ट करना चाहता हूं कि अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड क्या? एंड हाइड्रोजन आयन। दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, दिस वाज एक्टिंग एज एन एसिड। इस तरह के रिएक्शन कभी ना कभी हमने पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसका सिर्फ आयनिक वर्जन लिखवा रहा हूं। कौन सा? कि अमोनियम वाला। अच्छा, और मैं तो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में इंटरेस्टेड हूं।
अगर मैं कहूं कि जी मैंने एक काम करना है, जरा अमोनिया का लुईस फॉर्मूला बता दें यार। अमोनिया में कितने नाइट्रोजन? 3 नाइट्रोजन आ गए, और क्या आ गया? एक लोन पेयर आ गया। अच्छा, इस H पॉजिटिव के साथ क्या हो गया? सर जी इस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब H पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। सर जी उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स का तो नामो निशान ही नहीं है। क्या है वो? किधर है? तो बस रहने दो उसको, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है ना, तो मैं प्रोटॉन को क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि आप उसका वो वर्जन निकालना चाहते हैं। मैं वो वर्जन नहीं पढ़ाना चाहता, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का वर्जन पढ़ाना चाहता हूं। मैं इसके बीच में प्रोटॉन है कि नहीं, फिर इसके प्रोटॉन्स क्यों नहीं गिनते हो? उसके प्रोटॉन्स गिनना स्टार्ट हो गए हो, इसके क्यों नहीं गिन रहे हो? हैं? नहीं भाई, प्रोटॉन्स मैं नहीं गिन रहा, कल भी कोई गिना रहा था, मैं नहीं गिनना चाह रहा था, मैंने इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। इसके पास क्या सिचुएशन है? अगर आप देखें, इसके पास एक लोन पेयर है, मतलब 3 तो इसकी बॉन्डिंग में है, वो तो चलो वो नहीं हिलेंगे वहां से। ये क्या है? लोन पेयर है ना। तो जिसके पास लोन पेयर होता है, अभी आपने क्या पढ़ा था, वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है। और जब इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिहेव करता है क्या? एज व्हाट? इट विल बिहेव एज क्या? इट विल बिहेव एज डोनर। और इसके पास क्या सीन है? डोंट लुक एट इट्स न्यूक्लियस, प्लीज टेल मी अबाउट इट्स शेल्स। एक ही शेल है, बल्कि वो भी नहीं है। मतलब जो अगर इसका शेल होता तो एक इलेक्ट्रॉन होता, तो H प्लस है। इसने तो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी क्या किया हुआ है? लूज किया हुआ है। तो उसके पास क्या है? उसके पास एक वो डोनर क्यों है? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। ये क्या है? ये एक्सेप्टर है। ये एक्सेप्टर क्यों है? बिकॉज इसके पास क्या है? एम्प्टी। एम्प्टी क्या? एम्प्टी शेल, बल्कि चलो शेल तो एम्प्टी है ही है। शेल में इंटरेस्टेड नहीं हूं, किसमें? ऑर्बिटल में, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला होता है। इसका 1s क्या है? 1s। तो इसका ये एक्सेप्टर क्यों हुआ? बिकॉज इसके पास एम्प्टी क्या है जी? ऑर्बिटल है। अच्छा, तो फिर होगा क्या? सर जी होगा कुछ यूं कि ये क्या करेगा? ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को उसके साथ शेयर करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा जनाब साहब? ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि इसका लोन पेयर है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ये स्टेबल है, लेकिन ये कहता है यार ये इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर है मेरा चूंकि फारिग पड़ा हुआ है, मैं इसको भी क्या करना चाहता हूं? मैं इसको भी क्या करना चाहता हूं? इसको भी बॉन्डिंग में। अच्छा पता है ये क्यों करना चाह रहा है बॉन्डिंग में इन्वेस्ट? उसका भी एक इंटरेस्ट है। हम नेकी क्यों करते हैं? इंटरेस्ट होता है हमारा। क्या होता है इंटरेस्ट हमारा? कि अल्लाह ताला हमारे साथ इधर ही या इस दुनिया में भी हमें इस नेकी का अजर मिल जाए, और हमें उस दुनिया में भी इस नेकी का, तो एक इंटरेस्ट है ना। इसका भी एक इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? कि यार मेरे 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, मतलब अगर मुझे इस दुनिया में मेरी नेकी का अजर मिल गया तो मैं यहां स्टेबल हो जाऊंगा, मुझे उस दुनिया में मेरी नेकी का अजर मिल गया तो मैं वहां भी स्टेबल हो जाऊंगा। तो हर इंसान स्टेबिलिटी के लिए नेकी करना चाहिए उसको। ये भी क्या कह रहा है भाई 3 बॉन्ड्स बने हैं, 4 बन जाए तो मजा ही आ जाए है। 3 बॉन्ड्स बने हैं, अच्छी खासी एनर्जी रिलीज की है मैंने, एक और बन सकता है तो बनाओ। याद है मैंने क्या कहा था? स्टेबल होने के लिए क्या करता है बंदा? ये क्या करते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं। कहते जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनाओगे ना, क्या होगा? उतनी एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा फिर क्या होगा? सर जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतना कंपाउंड। तो इसने कहा जी अच्छा चलो, मैंने तो अगर इसके साथ इन्वेस्ट करना ही करना है, मैंने इसको शेयर करना ही करना है, मैंने इसको डोनेट वाला शेयर करना ही करना है, तो उसमें सिर्फ उसका फायदा नहीं, उसको पता है मेरा भी फायदा है। कहता मैं भी तो इसी सिस्टम का हूं, मैं उस ऐसे सिस्टम डेवलप कर लूंगा जो मुझसे ज्यादा स्टेबल होगा। अमोनिया से ज्यादा स्टेबल क्या है? अमोनियम। क्यों? अमोनियम में नाइट्रोजन ने बनाए कितने बॉन्ड्स? 3। अमोनियम में नाइट्रोजन ने बनाए 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। तो अगर आप इसकी एनर्जेटिक्स किसी जमाने में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनर्जेटिकली अमोनियम ज्यादा स्टेबल। खैर बहरहाल क्या बनाऊं? एन के साथ 3H। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यार, एन के साथ इधर से क्या है? चौथा H। लेकिन चौथे H के साथ मैंने किया क्या है? इन H's के साथ मैंने सीधी सीधी लाइन लगाई, और इस वाले H के साथ क्या किया? इधर मैं एरो क्यों बना रहा हूं? ये शो करने के लिए इसके साथ थोड़ा फर्क है। वो वाला सीधा सीधा क्यों है? वो है म्यूचुअल शेयरिंग वाला। ये कौन सा वाला है? ये वो डेटिव शेयरिंग वाला, डोनर वाली शेयरिंग वाला। ठीक है, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। इनिशियली फॉर्मेशन में फर्क है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में भी फर्क होना चाहिए ना।
लेकिन हाँ एक मसला हो गया, अब इस चक्कर में एक मसला क्या हो गया, मसला ये हो गया सर जी, टोटल प्रोटॉन्स इन द सिस्टम और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम अगर देखे जाएं तो क्या सीन चल रहा है सर, टोटल प्रोटॉन्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द सिस्टम अनइवन है। किस वजह से सर, वो इसी की वजह से, इसका क्या था, इसका पॉजिटिव चार्ज था, अब इस पे पॉजिटिव नहीं है, अब किस पे पॉजिटिव, अब पूरे निजाम पे पॉजिटिव है। वो कहते हैं कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं, क्यों नहीं है टेंशन, इतनी बड़ी नेकी की है, कहते जी ओवरऑल निजाम में फायदा ही हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है कि नहीं है उसको कहते गोली मारें, ये चेक करें कि मेरे पहले थे 3 बॉन्ड्स, अब मेरे कितने हो गए, अब हो गए 4 बॉन्ड्स। किसको मसला इस बात से, हैं जी। सो खैर कहने का मतलब ये है, अब बताएं वो एक्सप्लेनेशन सही है, वो जो हमने कहा था नाइट्रोजन ने अपना एक लूज किया और 4 रह गए और चारों को क्या कहा, चलो भाई कोवलेंट बॉन्डिंग कर लो, ऐसा हुआ है? नहीं जी ऐसा नहीं हुआ सर जी। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए थे एटॉमिक साहब, एक उसका लोन पेयर था, वो अमोनिया था, अमोनिया को कहीं मिल गया कौन, हाँ जी अमोनिया कौन मिल गया सर जी, अमोनिया को मिल गया हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। उसके बाद उसका रिएक्शन हो गया, उस रिएक्शन में असल में क्या हुआ, उस रिएक्शन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, मतलब वो लूज नहीं किया, लूज होने में और मतलब उसने शेयर ही किया है, लेकिन ऐसा शेयर किया है कि वो उसका भी है उसका भी है, लेकिन उसको डोनेशन वाली शेयरिंग क्यों कह रहे हैं, इसी ने किया है, वो तो उसके पास तो कुछ था ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं, उसके इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, तो इसको इसलिए नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग या डोनेशन वाली, डोनेशन की बुनियाद पर होने वाली कोवेलेंट बॉन्डिंग। एक विल बिहेव एज डोनर, द अदर विल बिहेव एज एन एक्सेप्टर। डोनर कौन होगा जिसके पास लोन पेयर, एक्सेप्टर कौन होगा जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है। अच्छा मैं अगर इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाऊं वो जरा सुनना, अमोनिया का क्या शक्ल है जी, ये वाला डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस और ये 2 डॉट्स, ये अमोनिया है प्लस क्या, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है विद क्या सर जी, विद नो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही है ना। क्या हुआ सर जी, वो नाइट्रोजन के पास ना ये 3 जुड़े थे, वो तो समझ आती है बात, कैसे, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, इधर भी हाइड्रोजन आके जुड़ गया है, ये किस बुनियाद पे जुड़ गया है, दोनों डॉट्स, हेलो, और हाँ इसके ऊपर अब ओवरऑल चार्ज क्या है, दैट इज पॉजिटिव, एंड यू नो व्हाट, दिस इज कौन सा बॉन्ड, नॉर्मल कोवेलेंट, दिस इज नॉर्मल कोवेलेंट, दिस इज, बट दिस इज डेटिव कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। किसी को मसला इस बात से, ठीक है, क्या फर्क है दोनों में सर जी, पता है आपको क्या फर्क है, एक तरफ वो म्यूचुअल शेयरिंग है, एक तरफ डोनेशन वाली शेयरिंग है, एक तरफ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर आर डोनेटेड बाय व्हाट, बाय 1 एटम ओनली। इस केस में क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय दिस, द अदर इज शेयर्ड बाय दिस, 1 is shared by this, the other is shared by this, 1 is shared by this, the other is shared by this, but in this case both the electrons are shared by nitrogen by 1 atom. तो जब भी both the electrons are shared by 1 atom, then क्या होता है, then इसको क्या बोलते हैं, then this type of sharing is known as क्या, it is known as क्या जी, dative bonding। किसी को मसला इस बात से, I believe अमोनियम की मिसाल भी खत्म हो गई और डेटिव की अंडरस्टैंडिंग, बेटा जरा बाकी सबको भी बुला लें, डेटिव की अंडरस्टैंडिंग, हाँ मैं 2-3 मिसालें आपको और भी करा दूंगा, लेकिन फिर वक्त जो मैंने समझाना था मैं समझा चुका हूँ। योर क्वेश्चन प्लीज। अमोनियम को, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन को, अमोनिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजन को क्या कहेंगे, अमोनिया तो पूरा कंपाउंड है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन के पास क्या चल रहा है, उसके पास एक लोन पेयर चल रहा है, तो अमोनिया के अंदर मौजूद नाइट्रोजन इज अ डोनर। हाँ अगर आप कहते हैं अमोनिया एज अ होल डोनर, मगर मुझे नहीं लगता वो काटेगा, ठीक है अमोनिया डोनर है। बेटा प्रोटॉन को क्यों पढ़ा रही हो, मैं कह रहा हूँ 3 दफा कह चुका हूं, मैंने नहीं पढ़ाने प्रोटॉन्स, मैं न्यूक्लियस क्यों देखूं, मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं कौन सी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, नहीं मैं तो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस आर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, क्या दे आर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं मुझे नहीं पसंद आ रहा
ये जो आप इसको बार बार प्रोटॉन प्रोटॉन कह रहे हैं, मैं तो नहीं कहना चाहता। मैं तो जब मजबूर हो जाऊंगा, कब, कोई कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, वहां जाकर मैं मजबूर हो जाऊंगा कि वो जब कहेगा ना पेपर वाला डिफाइन द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, तब मैं कहूंगा यार पता नहीं क्या क्या आगे चला गया, प्रोटॉन समझा के चला गया। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज मेरी तरफ से प्रोटॉन वाली डेफिनेशन अपने पास रखें, मैं नहीं डिस्कस कर रहा, बिकॉज मेरी केमिस्ट्री इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बात करूंगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है, वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। दैट्स इट जी। हाफ फिल्ड हो तो नॉर्मल बॉन्डिंग होती है। हाफ फिल्ड का मतलब तो एक एक है, तो अगर उसके पास एक है तो भाई को आए ना, मैदान में आए, प्रॉपर शेयर करे, तब तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ये कोऑर्डिनेट वाली कोवेलेंट बॉन्डिंग की शर्त एक फिक्स है कि वन ऑफ द एटम विल बिहेव एज क्या, डोनर, मतलब दोनों उसके होंगे। द अदर विल बिहेव एज क्या, एक्सेप्टर, उसके पास दो की खाली जगह होगी, वहां कुछ आ सकेगा। ठीक, आई थिंक दैट्स इट फॉर केमिस्ट्री टुडे।